Alright, so hello everyone and welcome back to my channel that is Edify HRM। और हम किस बारे में बातें कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है। हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। कल भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करा था, जैसे कि DGFSLI क्या होता है, ठीक है, DGMS क्या है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे सिचुएटेड है, NSC क्या होता है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हमने ये सारी बातें कल डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। मैंने आपसे कल कहा था कि हम एक टॉपिक को दैट इज DGFSLI को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से ऐसी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सपैंड करने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो क्या है DGFSLI? इट एडवाइजेज ऑन फैक्ट्रीज ऑन प्रॉब्लम्स कंसर्निंग सेफ्टी, हेल्थ एंड एफिशिएंसी। हमें पता है कि DGFSLI क्या करता है, वो प्रॉब्लम्स, किसकी प्रॉब्लम्स? फैक्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? सेफ्टी से, OSH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है, वेलबींग से रिलेटेड है। किसके? जो लोग पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स जो आपकी वर्क प्लेस में है, जो काम कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे कंट्री लेवल पर अगर आप बात करोगे, नेशनल लेवल पर, तो DGFSLI यहाँ पर क्या करता है? सारी प्रॉब्लम्स को, फैक्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्या करता है? एडवाइज करता है, ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन डिवीजन जो है वो कहाँ है? वो 5 इंस्टीट्यूट्स में लोकेटेड है एंड इज कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क एनवायरनमेंट। अब हमको समझ में आ गया है कि इंडस्ट्रियल हाइजीन क्या होता है। एम्प्लॉयर को ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट को भी अपॉइंट करे, फाइन। और इसके देखो क्या बताया गया, इसके 5 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं और वो कहाँ है? वो लोकेटेड है, हमने बात करी थी। The Industrial Hygiene Division located at 5 institutes is concerned with the improvement। और वो इंस्टीट्यूट किस चीज़ से रिलेटेड है? वो इम्प्रूवमेंट करेंगे इंडस्ट्रियल वर्क एनवायरनमेंट को। एंड कंप्राइजेज ऑफ, और किस किस चीज़, कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें होती हैं? इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी होगी, दैट इज IHL, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल हाइजीन डिवीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? IHL आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी। फिर क्या आता है? RETL, मतलब रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है। ये सारी देखो लेबोरेटरी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड टेस्ट करे जाएंगे, तो वो इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरी हो गई। रेस्पिरेशन से रिलेटेड टेस्ट करे जाएंगे तो रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी हो गई। और NRETL मतलब नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो आपका इंडस्ट्रियल हाइजीन डिवीजन के अंदर जो कि 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के 5 इंस्टीट्यूट्स में भी ये लोकेट करे गए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी, IHL हो गया, RETL हो गया, NRETL हो गया, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट, सो नॉन रेस्पिरेटरी PPE टेस्टिंग लेबोरेटरी क्या होती है? जहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड टेस्ट नहीं करे जाते इनकी लेबोरेटरी में, ये अदर चीज़ों के साथ डील करती है। और हम क्या देखते हैं? NRTL क्या है? ये लोकेटेड है मुंबई में। इनका सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है, दैट इज इन मुंबई। यहाँ पे ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीज़ों की नहीं, नॉन रेस्पिरेटरी मतलब अदर दैन रेस्पिरेशन रिलेटेड जो चीज़ है उनकी हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल बताया गया, सेफ्टी हेलमेट्स की आप टेस्टिंग कर सकते हो ना, कितनी ज़्यादा सॉलिड है, क्या वो सच में इस मतलब वो सेफ्टी पैरामीटर्स में आते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन एरिया है तो वहाँ पर वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट सेफ्टी हेलमेट्स। तो वो क्या सेफ्टी हेलमेट्स लगाने के बाद उनकी जान बच पाएगी? क्या वो मतलब कि इतनी वर्थ है, पहनने के काबिल है? देन आई प्रोटेक्टर्स की बात होगी, मतलब जब आप वेल्डिंग का काम करवा रहे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे कि आपके शोल्डिंग का काम होता है, आपके वेल्डिंग का काम होता है, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है आप अपने वर्कर्स को आई प्रोटेक्टर्स, गॉगल्स प्रोवाइड करवाइए, ताकि उनके आईज पे इफेक्ट ना पड़े, स्पार्क से उनकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। ईयर प्रोटेक्टर्स की कहाँ ज़रूरत होती है? ऐसी मशीन, हम लोग ने पहले ही बात कर ली है, होती है जिसमें से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो अगर आपने एम्प्लॉयमेंट अपने वर्कर को ऐसी किसी भी मशीन के पास दिया है, तो आपको ज़रूरी है कि उनको आप ईयर प्लग्स प्रोवाइड करवाओ, ईयर प्रोटेक्टर्स प्रोवाइड करवाओ, उनको शॉर्ट ब्रेक्स, तो ताकि उनके ईयर्स में प्रॉब्लम ना आ सके। ऑलराइट, देन PVC, लेदर, रबर हैंड ग्लव्स एंड सेफ्टी बेल्ट एंड फुल बॉडी हार्नेस।
बॉडी हार्नेस क्या होता है, आपको आपने देखा होगा, आपने खुद भी ये बात को नोटिस किया होगा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ पे ऊंचाई पे जाकर के लेबर्स काम करते हैं, ठीक है, तो उनको एक बॉडी बेल्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। या फिर जो हाइट वाली बिल्डिंग्स को पेंट करते हैं या ग्लासेस को क्लीन करते हैं, तो उनके पास भी बॉडी हार्नेस होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है गिरने से, है ना। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, पैर फिसलता है, तो वो लोग नीचे नहीं गिर जाए, बल्कि उस हार्नेस के थ्रू, उस बेल्ट के थ्रू फिक्स हो जाए, उनको चोट ना लगे। तो ये सारी चीज़ें सेफ्टी प्रोविजंस में प्रोवाइड करवाई जाती हैं अपने वर्कर्स को, जब आप ऐसी उनसे डेंजरस साइट्स पे काम करवा रहे हो। ऑल राइट, रबर हैंड ग्लव्स, भाई आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रहे हो, ठीक है, मीटर का कोई काम करवा रहे हो, तो बिना रबर ग्लव्स के तो अलाउड ही नहीं कि आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो, करंट लग जाएगा, मर जाओगे, इजंट इट। अगर आपने रबर ग्लव्स पहने हैं, आपने रबर बूट्स पहने, तो क्या होगा, करंट आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा एंड यू वुड बी रियली सेफ। देन सेफ्टी शूज देखो प्रोवाइड करवाते हैं। देन पीवीसी लेदर सूट आपने प्रोवाइड करवा दी, क्लोथिंग है, एप्रन है, भाई ऐसी मशीन से जिनके पास आप नहीं जा सकते विदाउट वेयरिंग योर प्रॉपर लेदर सूट। अब पीपीई किट्स की ही बात कर लो कि यू कैन नॉट गो नियर द पेशेंट्स टू ट्रीट देम विदाउट वेयरिंग दैट पर्टिकुलर सूट, विदाउट वेयरिंग दैट पर्टिकुलर किट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये नॉन रेस्पिरेटरी है। बात यहाँ पे समझने की है ना, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं है, और इन सब की टेस्टिंग होती है लेबोरेटरी में। कहाँ पर, मुंबई में। इनका जो मेन ऑफिस है, जो मेन इनका इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट, दैट इज इन मुंबई। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपीई आर टेस्टेड एट सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, ये भी कहाँ पे टेस्ट करे जाते हैं, इनके सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। एज पर द स्पेसिफिकेशन सेट बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब आप किसी भी चीज़ का जब आप टेस्ट करते हो तो कोई ना कोई पैरामीटर्स तो सेट करते हैं ना, कि अगर इस पैरामीटर तक इतने सारे अगर टिक्स लग गए, हाँ भाई ये करंट से सेफ है, ये बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं लगती, ये सफोकेटिंग नहीं, मतलब आपने कुछ कुछ पैरामीटर सेट कर दिए हैं। एंड व्हेन यू हैव टेस्टेड दैट पर्टिकुलर किट्स इक्विपमेंट्स, अगर वो उन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं, मतलब कि वो सही है, तो जो ये स्टैंडर्ड्स, जो स्पेसिफिकेशंस बनाता है, कौन बनाता है, ये बनाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ऑलराइट, बेस्ड ऑन द टेस्ट रिपोर्ट्स। अब भाई आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, स्पेसिफिकेशंस बना दिए, नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स को ले जाके लेबोरेटरी में टेस्ट भी कर दिया, तो टेस्ट के बाद रिपोर्ट तो आनी है। अब टेस्ट की रिपोर्ट पर क्या होता है, टेक्निकल एडवाइस दी जाती है और गाइडेंस दी जाती है ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। हो सकता है कि वो पीपीई किट्स बहुत अच्छी हो या फिर उनके लेदर सूट सही है, लेकिन इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट की जगह बाकी है। तो इन सारे टेस्ट की रिपोर्ट पर क्या होता है कि गाइड करा जाता है, गाइडेंस दी जाती है, ठीक है, एडवाइस दी जाती है कि आप किस तरह से क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और एंड दे आर प्रोवाइडेड टू एंटरप्रेन्योर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। Now, user industries are also advised on proper selection, use, care and maintenance of such PPE, ठीक है। अब आपने एक बार लेदर सूट्स बनवा दिए, रबर ग्लव्स बनवा दिए, उनकी हेलमेट्स बनवा दी, अब उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हमें पता है कि ज़रूरी हो जाता है। उनकी केयर करना, उनको किस तरह से यूज़ करना, आप पॉइंटिंग मटेरियल्स उसमें रख के नहीं चल सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने स्क्रू ड्राइवर्स या कोई भी नट बोल्ट टाइप की चीज़ रखी तो वो उसमें क्या करेगा, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसकी प्रॉपर केयर करना, उसको मेंटेन करना, है ना, अपने इक्विपमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि वो पानी में है तो वो गीले ही पड़े हैं तो वो रस्ट हो गए, ठीक है। तो आपको शाम के समय, इसी को देखो हाउस कीपिंग कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ऑल राइट, तो अगर आपने प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं करी, अब सारे सामान को उठा के वापस अपनी जगह पर रखना, उनका अच्छे से केयर करना, उनको सही तरह से यूज़ करना, उनके यूजर्स के तरीके को अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे करना, तो तब उनका क्या होगा, लाइफ लॉन्ग होगी और वो ज़्यादा समय तक चलेंगे। ये सारी चीज़ों पर भी एडवाइस दी जाती है, किनको, एंटरप्रेन्योर्स और मैन्युफैक्चरर्स को। नाउ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल मेडिसिन डिवीजन। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, इंडस्ट्रियल मेडिसिन डिवीजन की। अभी तक हम लोग किस चीज़ की बात करते फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग नॉन रेस्पिरेटरी की बात कर रहे थे, है ना, नॉन रेस्पिरेटरी टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात कर रहे थे अभी तक। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल मेडिसिन डिवीजन, ठीक है। और ये क्या क्या होती है, इसमें टीचिंग आता है, ट्रेनिंग आता है, कैरिंग आउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑडिट्स, कंसल्टेंसी स्टडीज के बारे में बात होती है, नेशनल रिसर्च
या कर लो या फिर सर्वे कर लो इन दी फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल एनवायरमेंटल हेल्थ। ऑलराइट, जब आप इंडस्ट्रियल मेडिसिन डिवीजन की बात कर रहे हो तो उसमें आप किस तरह से टीच करोगे, किस तरह से आप ट्रेनिंग दोगे, किस तरह से आप अपने ऑक्यूपेशनल जो आप हेल्थ के सर्वेस करवा रहे हो, ऑडिट करवा रहे हो, वो किस तरह से करनी चाहिए ना। कंसल्टेंसी स्टडीज किस तरह से कर सकते हो, रिसर्च कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो वो किस तरह से आप कंडक्ट करवा सकते हो। तो इंडस्ट्रियल मेडिसिन डिवीजन कंडक्ट्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टडीज। ये क्या करते हैं, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टडीज करते हैं, सर्वे कंडक्ट कराते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ टॉक्सिक एक्सपोजर। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई खतरनाक केमिकल का एक्सपोजर हो रहा हो और आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट में जिसके की कांटेक्ट में आ रहे हैं आपके वर्कर्स, लेबर्स, और आपको पता तक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, पता चलाया जाता है, इन्वेस्टिगेट करा जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब देखो मैंने वही बताया, सच एज केमिकल, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिसाइकलिंग। यहाँ पर किस किस तरह की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टिगेट करा जाता है टॉक्सिक एक्सपोजर का, केमिकल्स वाली, हाँ, इंजीनियरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, शिप रिसाइकलिंग वाली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई एंड पोर्ट्स। किस लिए, टू असेस द प्रेवलेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। भाई इन्वेस्टिगेशन इसीलिए पता लगा रहे हैं ताकि अगर कोई तरह की वहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीज हो रही है या होने के खतरे पता चल रहे हैं, क्योंकि वो सर्वे और से आपको पता चल जाएगा रिसर्च करने से, तो उस पर आपको अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, ऐसा आप क्या कर सकते हो कि फ्यूचर में ना हो, ठीक है। और अगर आपके वर्कर्स इस चीज़ से कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनको ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किस तरह के मेजर्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, सो दैट उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े और वो कम हो सके। नेक्स्ट किस बारे में हम बातें करेंगे, द डिवीजन हैज अ स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी। अब देखो इस डिवीजन में क्या है, इनके पास इट इज द स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी फैसिलिटी, और उसका नाम क्या है, नेशनल रेफरल डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है। इस डिवीजन के पास एक आर्ट लेबोरेटरी फैसिलिटी भी है जिसका नाम है नेशनल रेफरल डायग्नोस्टिक सेंटर टू डायग्नोज ऑक्यूपेशनल डिजीज। भाई डायग्नोस्टिक सेंटर है तो डायग्नोज मतलब पता चलाना, पता लगाना कि इस तरह की कोई डिजीज तो नहीं हो रही। ऑक्यूपेशनल मतलब उस पर्टिकुलर प्रोफेशन, उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम करते समय किसी तरह की खतरे, किसी तरह की बीमारी तो नहीं हो रही है। द इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट आर, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं डायग्नोस्टिक वाली है ना, कि किसी तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज तो नहीं हो रही है, और वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, पल्मोनरी टेस्ट होता है, ठीक है। देन ऑडियोमेट्री टेस्ट हो गया, विजुअल एक्टिविटी टेस्ट हो गया, एज पर जॉब स्पेसिफिकेशंस एंड बायोकेमिकल एनालिसिस। ये सारे तरह के टेस्ट होते हैं, हमें पता है। ऑडियोमेट्री हो गया, विजुअल टेस्ट हो गया, फिर जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, बायोकेमिकल एनालिसिस। इसके थ्रू क्या करोगे, आप डायग्नोज कर सकोगे ना। ये सारे टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं हर एक वर्कर के। अगर इनकी टेस्ट की रिपोर्ट सही आई मतलब फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर इन टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है मतलब कि वो साफ बता देगा कि हाँ इनको कोई ना कोई डिजीज हो रही है, ठीक है। किस चीज के एक्सपोजर की वजह से हो रही, कोई ऐसा पर्टिकुलर काम कर रहे हैं है ना, किस चीज का केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, तो ये चीज पता यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीज को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम किस बारे में बातें करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। ऑलराइट ना, ये क्या बात करता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। अब ऑल इंडिया लेवल पर है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि किसके बारे में बातें करता है, भाई हाइजीन और पब्लिक हेल्थ के बारे में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपका वही टॉपिक कंटिन्यूएशन और हाइजीन की बात, तो हाइजीन की बात तो ध्यान देगा ही। ऑल इंडिया लेवल पे ये इंस्टीट्यूट है। अब ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड हुआ था कोलकाता में, किस ईयर में, इन द ईयर 1932। इट हैज बिन अ पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड डेडिकेटेड टू, ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट था जो कि बनाया गया था, और ये किस चीज पे बातें करता था, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ मतलब जनरल पब्लिक की हेल्थ पे ये कॉन्सेंट्रेट करता था, ज्यादा एम्फोसाइज करता था। और ये किस चीज से रिलेटेड था, टीचिंग, उनको बताना, उनको ट्रेन करना, उनकी रिसर्च करना किस एरिया में, पब्लिक हेल्थ के वेरियस डिसिप्लिन्स इन एरियाज में। एंड एलीड साइंसेज टू एंश्योर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ। द टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो टीचिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, रिसर्च हो रही है, कहाँ पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन इन पब्लिक हेल्थ हैव द यूनिक सपोर्ट ऑफ इट्स फील्ड लेबोरेटरीज, ठीक है। उनकी क्या क्या, जैसे कि अर्बन हेल्थ सेंटर हो गया, चेतला एंड रूरल हेल्थ यूनिट हो गया, ट्रेनिंग सेंटर दैट इज इन सिंगूर। तो इनके पास क्या है, इनके पास यूनिक है, ठीक है, यूनिक सपोर्ट है ऑफ इट्स फील्ड लेबोरेटरीज। किसके पास है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के पास।
ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, हम लोग आगे क्या देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ये क्या है, ये IAOH है। IAOH का मतलब देखो यहाँ से ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना, व्हाट इज IAOH, सो यू शुड बी एबल टू टेल दैट इट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। भाई OSH तो हम लोग पढ़ रहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, OH का मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ हो गया, IA मतलब इंडियन एसोसिएशन, बिकॉज इट इज द एट इंडियन लेवल, नेशनल लेवल की बात हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो IAOH इज द स्टील सिटी ऑफ जमशेदपुर, इसको क्या बोला गया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ को बोला गया है, ये स्टील सिटी है किसकी, जमशेदपुर की। Three visionaries of industrial medicine, as it was known, then nurtured an idea of establishing a national scientific forum, ठीक है। 3 visionaries थे ऑफ कहाँ के, इंडस्ट्रियल मेडिसिन फील्ड के थे, और इन्होंने एक आइडिया लेकर के आया कि हम लोगों को स्टैब्लिश करना चाहिए क्या, नेशनल लेवल पे एक साइंटिफिक फोरम लेकर के आएंगे जहां पर प्रॉब्लम्स डिस्कस करी जाएंगे, किससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। तो 3 विजनरीज थे, 3 लोगों ने ये आइडिया को सबसे पहले लेकर के आया, और उनके मन में ये बात है कि हम नेशनल लेवल पर एक साइंटिफिक फोरम को बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, और वहां पर सिर्फ इंडस्ट्रियल मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे इस सोसाइटी के, स्टिमुलेशन ऑफ इंक्वायरी करेंगे, रिसर्च करेंगे किस चीज में कि भाई ऐसी क्यों हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल आप लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करी जा रही है, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में बातें करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि किसी तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज ना हो, उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना करी जाए, ठीक है, उनको कोई भी तरह की डिजीज ना हो, इसके बारे में इंक्वायरी करेंगे और रिसर्च करेंगे, गाइड भी करेंगे, ठीक है। इंक्वायरी कर ली मैंने, रिसर्च कर लिया, अब मैं गाइड करूंगी इंडस्ट्री को किस चीज से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी ऑक्यूपेशनल मेडिसिन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, और मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सो आफ्टर इंक्वायरिंग, आफ्टर डूइंग रिसर्च, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गाइड द इंडस्ट्री, ऑलराइट। Now, to ensure effective and complete organization of medical officers in the industry, अब इंडस्ट्री के अंदर भी कंप्लीट क्या है, मेडिकल ऑफिसर्स प्रेजेंट होने चाहिए। मैंने पहले भी बोला था एम्बुलेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम प्रेजेंट होनी चाहिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है फैक्ट्रीज एक्ट में, ये सारी प्रोविजंस होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही सेम बात बोले, टू एंश्योर इफेक्टिव एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स इन दी इंडस्ट्री। आगे देखते हैं, देखो इसमें आगे क्या लिखा है, टू मेंटेन लाइजन, अब लाइजन किसके साथ हमें बनाना है, विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर इंटरेस्टेड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लोग भी इंटरेस्टेड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम से ये डील करती हैं, इसी में ही रिसर्च करती हैं। इन मोस्ट स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट्स में क्या होता है, देयर आर फंक्शनल इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरीज, ज्यादातर स्टेट्स में क्या होते हैं, फंक्शनल इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरीज होती है, विच असिस्ट द फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट ऑफ द स्टेट, ठीक है। हर स्टेट में क्या होता है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट जो होता है स्टेट का, उसको असिस्ट करने के लिए फंक्शनल होती हैं, क्या होती है, इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरीज बना दी जाती है, और ये किसको सपोर्ट करेंगे, किसको असिस्ट करेंगे, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे रूल्स बन गए हैं, ये रेगुलेशंस बन गई, उनको स्टेट लेवल पे कंप्लाई करवाने के लिए या फिर उनको एनफोर्स करवाने के लिए कौन करवाता है, वो इंस्पेक्टरेट, फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट ऑफ द स्टेट करवाता है, तो इसको भी असिस्ट करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन लेबोरेटरीज बनवा दी गई हैं। Now, World Day for Safety and Health at Work is a United Nations International Day. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि बन सकता है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए। वर्ल्ड डे, ये आपके पेपर 1 तक में पूछा जा सकता है। जो वर्ल्ड डे है फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज अ UN इंटरनेशनल डे एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 अप्रैल, 28 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सेफ्टी और हेल्थ की बात कर रहे हो, आपने इतना कुछ पढ़ लिया, तो भाई सेफ्टी और हेल्थ डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ये सेलिब्रेट होता है 28 अप्रैल को। Every year the National Safety Day is celebrated on 4th March by most factories. ज्यादातर फैक्ट्रीज में क्या होता है, इंटरनेशनल डे, ये जो UN इंटरनेशनल डे है ये होता है 28 अप्रैल को, लेकिन फैक्ट्रीज में ज्यादातर ये सेलिब्रेट कब करा जाता है, 4 मार्च को, 4th मार्च को। मेनी फैक्ट्रीज द नेशनल सेफ्टी वीक, बहुत सी फैक्ट्रीज क्या होते हैं, नेशनल सेफ्टी वीक को सेलिब्रेट करते हैं
एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन, ये कब से स्टार्ट होता है? 4 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक इसकी सेलिब्रेशन चलती है। ओके, नाउ नेशनल फायर सर्विस वीक NSW, ये कब से कब तक होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14 अप्रैल टू 20 अप्रैल, ठीक है, ये यहाँ से 2015 से स्टार्ट हुआ था। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। फाइन, हर साल इंडिया में सेलिब्रेट करा जाता है 14 से 20 अप्रैल के बीच में। क्या? नेशनल फायर सर्विस वीक। इट्स ऑब्जर्व्ड एज अ पार्ट टू पे होमेज टू दोज ब्रेव फाइटर्स। ये हम लोग क्यों मनाते हैं इस पर्टिकुलर नेशनल फायर सर्विस वीक को? एक यादगारी में उनको इज्जत देने के लिए, वो सारे ब्रेव फाइटर्स, ठीक है, हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन लाइन टू देयर ड्यूटी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी अपनी ड्यूटी की वजह से 14 अप्रैल 1944 को, ठीक है। इन लोगों को, इन फाइटर्स को याद करने के लिए हम लोग ये डे नेशनल फायर सर्विस वीक क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, इसको मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स की। भाई मैंने आपसे कल भी बात करी थी कि हम वहाँ पे चेक्स करवाएंगे, हम वहाँ पे ऑडिट्स करवाएंगे, हम वहाँ पे टेस्ट करवाएंगे, हम उनके इक्विपमेंट टेस्ट करेंगे, हम वहाँ के वर्कर्स का चेकअप करवाएंगे, है ना। अगर हमें पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत अच्छे पैरामीटर्स फॉलो कर रही है, सब पे खरे उतर रही है, तो वो तो बनता है कि उनको अवार्ड देंगे। एक रिकग्निशन मिलती है, एक इमेज बनती है, एक गुडविल बनती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हर इंडस्ट्री सोचेगी कि हम अपने सेफ्टी पैरामीटर्स को बहुत हाई रखें, सो दैट वी कैन गेट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स हमें मिल सके, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी इमेज बिल्डअप होगी, ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपके वर्कर्स को तो फायदा होगा। सेफ्टी मेजर्स जितने ज्यादा आप यहाँ पे लेकर के आ रहे हो, तो उसकी वजह से आपके वर्कर्स को अल्टीमेटली फायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं MLE की। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स नेशनल अवार्ड्स। तो नेशनल अवार्ड देता कौन है? MLE, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स देता है इन रिकग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सेफ्टी में, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सेफ्टी परफॉर्मेंस को, जिन्होंने बहुत हाई मेंटेन करके रखा है, उनकी बेस्ट थी वो मेजर्स, तो उसको परफॉर्म जिस इंडस्ट्री ने किया है तो उनको अवार्ड दिया जाता है। किसकी तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। किस एक्ट के अंदर? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। द एम्प्लॉयर्स कवर्ड अंडर द डॉक वर्कर, जो डॉक वर्कर एक्ट 1986 के अंदर कवर्ड होते हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंदर कवर होते हैं 1996, एंड इंस्टॉलेशंस अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। किस किस एक्ट के अंदर आपको ये आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस अवार्ड मिलेगा? फैक्ट्री एक्ट के अंदर तो मिलेगा ही, साथ में डॉक वर्कर्स एक्ट के अंदर मिलेगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंदर मिलेगा, और फिर AERB मतलब इंस्टॉलेशंस अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। यहां से भी क्वेश्चंस बन सकता है, फाइन, कि किस किस एक्ट के अंदर आपको ये पर्टिकुलर अवार्ड, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स दिए जाते हैं। शील्ड्स भी दी जाएंगी, साइटेशन सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा जो कि विनर्स होंगे और रनर्स अप होंगे। ये एक तरह का आप मोटिवेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हो ना। हमें भी अगर छोटा सा मोटिवेशन मिलता है कि कोई हमें सराहता है, हमारी तारीफ करता है, हमें अवार्ड देता है, तो हमें लगता है हाँ मेरी मेहनत कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हो रही है, और हम उसके बाद उसकी डबल मेहनत से काम करते हैं ना। जब हमारी कोई भी मेहनत को रिकग्नाइज होता है, तो यहाँ पर भी अवार्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जल्दी से हम लोग थोड़े से MCQs भी देख लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो DGMS स्टैंड्स फॉर, DGMS का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि ये माइंस सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। सो आंसर फॉर दिस वुड बी, DGMS का सही आंसर होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी। फाइन, ये क्या है? ये रेगुलेटरी बॉडी है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये किस में पाई जाती है? किस में हम लोग देखते हैं? दैट इज माइन सेफ्टी में। फाइन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स, देखो अभी बात करी थी ना नेशनल सेफ्टी अवार्ड की, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स दिए जाते हैं किस लिए? रिकग्निशन हो उनके आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस का ऑन द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। किस किस एक्ट के तहत आपको देना है? अभी जस्ट हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर दिया जाता है, यस। डॉक वर्कर्स एक्ट के अंदर दिया जाता है, यस। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट के अंदर दिया जाता है, यस। AERB के अंदर दिया जाता है, हाँ।
इंस्टॉलेशंस अंडर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अंदर भी दिया जाता है। मतलब ये चारों ऑप्शंस आपके करेक्ट है। इन चारों के अंदर ही आपको आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस जो होता है आपका अवार्ड आप देते हो बाय दी, किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी C1, okay, because all the 4 options are correct. Next we will talk about Ministry of, ठीक है, तो मैं यही वाला क्वेश्चन हमने देखा है, तो आंसर इज, what is the answer for this question? It is C, because all the 4 options are correct. Next question हम क्या देखेंगे? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट, डायरेक्टरेट जनरल जो है माइन सेफ्टी के, DGMS, अभी DGMS के बारे में पढ़ा, इनका ऑफिस कहाँ होता है? मैंने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कहाँ का रीजनल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस कहाँ है, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इनको ऑफिस रिलेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन धनबाद, दैट इज झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इट इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये आपका सिचुएटेड है अहमदाबाद, गुजरात में। सो इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इस तरह से और भी सारी चीजें बन सकती, ठीक है। NSC के बारे में पूछा जा सकता है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स थे, ऑल राइट। अभी हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में भी बातें करी है, इनके बारे में भी आप पता लगा सकते हो, कौन कौन से डेज होते हैं, कब कब सेलिब्रेट करे जाते हैं ना। फिर now because I am putting all these questions because it is really worth, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइन। सो NIOH का क्या होता है? आपका इंस्टीट्यूट, NIOH मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इट इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में हम जानेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ILO कन्वेंशंस रिलेटेड टू OSH आर नॉट रैटिफाइड बाय इंडिया? ऐसी कौन कौन सी ILO कन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया के द्वारा राटिफाइड नहीं करी गई है? तो हमें सबसे पहले पता है कि इंडिया ने सिर्फ एक ही कन्वेंशन राटिफाई करी थी, वो कौन सी थी? कन्वेंशन नंबर 115, ठीक है। और ये किस बारे में बातें करती थी? रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन। मैंने आपको आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग के बारे में भी बताया था। तो इंडिया सिर्फ एक ही कन्वेंशन को राटिफाई करती, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्क, दैट इज इस कन्वेंशन 115, और उसमें वो कौन सी है? रेडिएशन प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1960। बाकी जो भी कन्वेंशन है, चाहे वो 32 हो, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉकर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप मैक्सिमम वेट कन्वेंशन की बात कर लीजिए, या प्रिवेंशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कन्वेंशन की बात कर लीजिए, ये सारे रैटिफाई नहीं है। रैटिफाई इंडिया ने एक करी है, वो की जो है आपका कन्वेंशन नंबर 115। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो हमने बात कर ली है कंप्लीटली इंडस्ट्रियल हेल्थ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल हाइजीन से रिलेटेड, इसके MCQs भी देख लिए, इसके बारे में बहुत डिटेल से कमिटीज ले लो, ट्राइपार्टाइट कमिटी चाहे डॉक में है, चाहे वो माइंस में है, DGMS से रिलेटेड, DGFSLI से रिलेटेड, NSC से रिलेटेड, NIOH से रिलेटेड, सब कुछ मैंने आपको A to Z बता दिया है। ऑल राइट, सो दिस टॉपिक गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर। नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम कल से स्टार्ट करेंगे, इट वुड बी एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी ऑफ एट द इंडस्ट्रियल लेवल। आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स को किस किस सेफ्टी और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, इसकी बात हम कल से स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, सो गेट स्टक टू माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग सो दैट यू मे गेट कंप्लीट आइडिया कि इसके बारे में हम डिटेल में कल से हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लर्निंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।